So let's get started with our Genome Organization. So our first topic is the genome is defined as the totality of all DNA of an organism. तो एक जीनोम होता क्या है? सबसे पहले जब हम एक जीनोम की बात कर रहे हैं तो जीनोम होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में कितना डीएनए प्रेजेंट है, उसको हम जीनोम कहते हैं. मोस्ट genomes, all eukaryotes and prokaryotes and some virus are made of DNA. तो जो मोस्ट ऑफ द जीनोम है हमारा, जो हमारा मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए का बना हुआ होता है इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, और हम जब वायरस की भी बात करते हैं तब भी. लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है. जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है वो दो तरीके का होता है. एक तो न्यूक्लियर जीनोम जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और जो दूसरे तरीके का जीनोम होता है वो होता है ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट जीनोम. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जीनोम जो प्रेजेंट होता है वो जो होता है वो ऑर्गेनल जीनोम होता है. उसके बाद द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन हैप्लॉइड जीनोम ऑफ स्पीसी इज कॉल्ड सी डीएनए, सी वैल्यू. तो जितना भी अमाउंट, मतलब जैसे जो ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम नंबर होता है 46, तो ये इसकी 2n वैल्यू है. जब हम इसकी n वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 23. तो ये जो 23 है ये क्या है, सी वैल्यू है ये. तो इसमें यही लिखा है कि द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन हैप्लॉइड जीनोम ऑफ स्पीसी इज कॉल्ड सी वैल्यू. तो दिस इज एन एग्जाम्पल. ये तो क्रोमोसोम की बात हो गई. अब जब हम ह्यूमंस में उसकी मटेरियल की बात करते हैं, डीएनए के जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो वो डिफरेंट होता है. तो सी वैल्यू इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्पीसी. किसी भी स्पीसी की जब हम बात कर रहे हैं तो जो सी वैल्यू होती है वो हर स्पीसी में अलग होती है. द वैल्यू रेंज फ्रॉम, जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर 6 बेस पेयर से वैरी करने लग जाती है. जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें इतनी होती है. उसके बाद जो माइकोप्लाज्म होता है उसमें 10 की पावर 10 बेस पेयर से ज़्यादा होती है, वो एम्फीबियंस के लिए. और ऐसे ही जो जीनोम होता है हायर ऑर्गेनिज्म का, वो लार्ज, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए कैरी करता है. तो अब हम यहाँ पे जो डायग्राम दिया है वो यही है कि द डीएनए कंटेंट ऑफ द हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ranges फ्रॉम फाइलम. द रेंज ऑफ वैल्यू विद इन अ फाइलम इज इंडिकेटेड बाय शेडेड एरिया. तो अगर हम यहाँ पे मैमल्स की देखें तो मैमल्स का रेंज कर रहा है 10 की पावर 9 और 10 के बीच में. वैसे ही जो वायरसेस हैं उनका इस रेंज में है. उसके बाद फिर माइकोप्लाज्म का, बैक्टीरिया का. तो जैसे जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ऑर्गेनिज्म की, इसका जो बेस पेयर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो रही है. लेकिन जो डीएनए कंटेंट है हैप्लॉइड जीनोम में वो रिलेटेड होता है मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से. यानी कि अगर ज़्यादा, जब हम डीएनए कंटेंट की बात कर रहे हैं हैप्लॉइड जीनोम्स में, यानी कि प्रोकैरियोट्स में, तो उनमें क्या होता है, जितना ज़्यादा डीएनए का कंटेंट होता है उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. ये हम लोअर यूकैरियोट्स में भी कह रहे हैं कि जो लोअर यूकैरियोट्स होते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा डीएनए के बेस पेयर प्रेजेंट है, जितना ज़्यादा डीएनए का अमाउंट प्रेजेंट है, वो उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हायर यूकैरियोट्स की, तो ऐसा नहीं होता. हायर यूकैरियोट्स में क्या होता है कि देयर इज़ नो कोरिलेशन ऑफ जीनोम साइज विथ कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट का जीनोम जो है वो ज़्यादा है बर्ड्स का इन कंपैरिजन टू मैमल्स, बट मैमल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स. सो एंड एम्फीबियंस का भी यहाँ पे जो है
जो डीएनए कंटेंट, जो डीएनए का बेस पेयर है, जीनोम कंटेंट है, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मैमल्स, बट मैमल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो जब हम थोड़े लोअर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि जितना ज़्यादा डीएनए का कंटेंट है उतना ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है। बट वाइल टॉकिंग अबाउट हायर यूकैरियोट्स दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट वैलिड। तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जो हायर यूकैरियोट्स होते हैं उसमें कोई कोरिलेशन नहीं होता है जीनोम साइज़ का कॉम्प्लेक्सिटी से। और ये जो लेक ऑफ कोरिलेशन है, जिसमें मतलब जीनोम साइज़ के कैसे भी होने से जेनेटिक मटेरियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको हम सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो एम्फीबियंस है, जो मैंने ग्राफ से बता दिया कि जो एम्फीबियंस हैं उनका जो जीनोमिक कंटेंट होता है वो 30 टाइम्स ज़्यादा होता है ह्यूमन सेल से, बट स्टिल जो ह्यूमन्स हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। सो देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड the genome size. Then while talking about eukaryotes, we have given yeast का जो होता है वो 12 होता है, मस्टर्ड प्लांट का 120 होता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का होता है 170, होमोसेपियंस का होता है 3300, और वैसे ही बार्ले का उससे भी ज़्यादा होता है। बार्ले इज़ एन एंजियोस्पर्म विच इज़ 5, its plant 5300. Now talking about gene complexity. What's a gene complexity? Gene complexity is the total length of different sequence of DNA. Gene complexity can be measured through the renaturation kinetics of denatured DNA. अब जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है? जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि जो डीएनए की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, उसके डिफरेंट सीक्वेंस की, उसे हम जीन कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। जो जीन कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू द रीनेचर काइनेटिक्स ऑफ डीनेचर्ड डीएनए। मतलब क्या है कि हम जो क्या है वो ये है कि जब हम एक रीनेचरेशन ऑफ डीएनए थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, अब हम इसमें करते क्या है, हम सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो रीनेचुरेशन है डीएनए का, यानी कि एक डीएनए का जब उसका डीनेचुरेशन होता है मतलब कि वो टूट रहा है, अपने बेसिस से एक दूसरे से हट रहा है। तो रीनेचुरेशन क्या होता है? उनका वापस से जुड़ना। जैसे बॉइलिंग ऑफ एग में हम क्या करते हैं, हम डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन का, वैसे ही डीएनए का डीनेचुरेशन करना, यानी कि प्रोटीन्स की चेन, जैसे डीएनए की 2 चेन है, इसको हमने अलग अलग कर दिया इस तरीके से। तो अब जो ये रीनेचुरेशन होता है, यानी कि इसका वापस से जुड़ना जो होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उसका जो रैंडम कोलिजन है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अपने बेसिस के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ उसका कोलिजन होने से, यानी कि जिससे वो बिछड़ा है, उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं उनसे वापस से रीनेचर होके एंड फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और उसके बाद वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अ डीएनए रीएसोसिएशन रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय कॉट हाफ। अब ये जो डीएनए की रीएसोसिएशन की जो रिएक्शन है उसको हम कॉट हाफ से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इफ़ लार्ज डीएनए इज़ शेयर्ड, अगर मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए को हमने क्या किया है, मतलब अलग किया है into यूनिफॉर्म फ्रेगमेंट्स एंड अलाउड टू रीनेचर। शेयर्ड मतलब ऐसे फाड़ना होता है, तो मतलब अगर हमने उसको अलग अलग फ्रेगमेंट्स में किया है और हम उसको वापस से उसको एक साथ रख देते हैं, उसको हम रीनेचुरेशन कराने के लिए रख देते हैं, देन द रेट ऑफ रीनेचुरेशन ऑफ denatured DNA is expressed as this value, that is dc upon dt is equal to -kc²। यहाँ पे जो k है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर रेट
कांस्टेंट है, सी है कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एट टाइम टी, और जो ये इक्वेशन है ये है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो कितने मतलब कंसंट्रेशन मतलब डिग्री स्ट्रैंड्स कमिंग टुगेदर इन गिवन बाय रेट ऑफ डिक्रीज इन सी। स्टार्टिंग विद अ कंसंट्रेशन ऑफ C0, हमने कंसंट्रेशन ली जिसको हम C0 कह रहे हैं, ऑफ कंप्लीटली डीनेचर्ड डीएनए एट T is equal to 0. The amount of single standard DNA remaining at some time T is, तो हमने C0 जो है वो कंसंट्रेशन ली है एक कम्प्लीटली डीनेचर्ड डीएनए की, यानी कि ये जो डीएनए है ये पूरा का पूरा हमने अच्छे से ब्रेक कर लिया है। तो ये वैल्यू जो है ये है C अपॉन C0 इज इक्वल टू 1/1 प्लस के C0 T। द टाइम फॉर हाफ ऑफ द डीएनए टू डीनेचर्ड C अपॉन C0 इज T हाफ। तो ये हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट है C0 इंटू T हाफ का, इसको हम कॉट T हाफ कहते हैं। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंस द cot half is the product of the concentration and time required to to proceed halfway. A greater cot half implies a slower reaction. ये अब यहाँ पे हमारे काम की बात आ गई। The reassociation of DNA usually is followed in the form of cot curve. जितना ज़्यादा कॉट हाफ होगा उतना कम क्या होगा, रिएक्शन होगा। द रीएसोसिएशन ऑफ डीएनए यूजुअली इज फॉलोड इन द फॉर्म ऑफ कॉट कर्व। तो हम किसी भी डीएनए की रीएसोसिएशन की जो प्रोसीजर है उसको हम कॉट कर्व से फॉलो करते हैं। अ ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ single DNA re-alleling C upon C0 as a function of C0 T on a semi-logarithmic plot is referred to as COT, pronounced COT curve. तो हमने जो री-एनिलिंग है यानी कि एक डीएनए के वापस से जुटने की जो प्रोसेस है उसको हमने कॉट कर्व में दिखा दिया। द रेट ऑफ रीएसोसिएशन कैन बी फॉलोड spectrophotometrically by UV absorbance decrease as duplex DNA in form. So a COT curve describes the kinetics of reassociation of a sample. तो हमने जैसे डिस्कस कर लिया कि जो कॉट कर्व होता है उससे हम ये दिखाते हैं कि एक डीएनए की वापस से रीएसोसिएशन की जो प्रोसेस है वो मतलब वो किस रेट पे वो वापस रीएसोसिएट हो रहा है। एंड डीएनए दैट हैज़ बीन फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल पीसेस डीनेचर्ड टू सिंगल स्टैंड एंड देन परमिटेड टू रीएनेलिंग। इसमें हमने वही छोटे छोटे पीसेस किए और उसको डीनेचर किया। उसके बाद हमने उसको इकट्ठे आने के लिए क्या किया, हमने उसको जब हमने छोड़ दिया, सो द कॉट हाफ ऑफ अ रिएक्शन इंडिकेट्स द टोटल लेंथ ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस दैट आर प्रेजेंट। तो जो कॉट रिएक्शन है इससे हमें पता चलता है कि कितने कितने डिफरेंट लेंथ के जो हैं वो सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। दिस इज़ डिस्क्राइब्ड एज काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। एंड द कॉट हाफ फॉर द रीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए ऑफ एनी जीनोम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो कॉट हाफ की वैल्यू होती है फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ
द डीएनए ऑफ एनी जीनोम, किसी भी जीनोम के डीनेचुरेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्प्लेक्सिटी से। The complexity of any DNA can be determined by comparing its cot half with that of standard DNA of known complexity। तो किसी भी हम डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के लिए हम उसकी कॉट वैल्यू को क्या करते हैं, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, तो पहले अब हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। हमने जब लोअर जब हमने यूकैरियोट्स की बात की तो हमने देखा था कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी जीनोम साइज़ की। अब जब हम हायर यूकैरियोट्स में बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं नहीं जी, ऐसा नहीं होता कि जितना ज़्यादा जीनोम होता है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ऐसा क्या होता है जिससे हम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के? तो वो क्या होता है वो होता है कॉट कर्व। तो कॉट कर्व इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय स्टडी rate of DNA association. What a relative rate of reassociation are expected for sequence repeated 100 times in genome compared to genes with only a single copy? DNA reassociation is a bimolecular reaction। जो इसमें पूछा गया है कि जो रिपीटेड सीक्वेंस है डीएनए का उसको जब हमने स्टडी किया जो रेट ऑफ एसोसिएशन से, तो इस तरीके से रिलेटेड है कि जब हम रीएसोसिएशन की बात कर रहे हैं एक एक्सपेक्टेड सीक्वेंस की जो कि 1000 टाइम्स है, मतलब रिपीट कर रहा है 1000 टाइम्स। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं उसकी सिंगल कॉपी से, तो कैसे होगा? तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डीएनए रीएसोसिएशन होता है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तभी तो वो क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। सो द रिएक्शन रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डीएनए कंसंट्रेशन। तो जो उसका जो रिएक्शन रेट होता है वो डीएनए कंसंट्रेशन का स्क्वायर होता है। अ सीक्वेंस रिपीटेड 1000 times in the genome would therefore reassociated with a rate 10⁶ fold greater than the single copy DNA। तो जो सीक्वेंस होता है वो 1000 टाइम्स जो जीनोम होता है उसके साथ रीएसोसिएट हो सकता है, तो जो उसका रेट होगा वो 10⁶ टाइम्स हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, इस वाले को इसको हमने दूना कर दिया, तो ये 10⁶ फोल्ड हो गए ग्रेटर देन द सिंगल कॉपी डीएनए। तो वो जो सिंगल कॉपी डीएनए है उसके कंपैरिजन में इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने डबल कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स रेप्लिकेटिव सीक्वेंसेस। तो जो रेप्लिकेटिव सीक्वेंसेस होते हैं उनमें 2 तरीके के जनरली जीनोम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है नॉन रिपीटेटिव डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस दैट आर यूनिक, दैट इज देयर इज ओनली 1 कॉपी इन हैप्लॉइड जीनोम। तो जो रिपीटेटिव जीनोम है ये एक इसमें प्रेजेंट होता है, ये पहले तो प्रेजेंट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है ये थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म में। नॉन रिपीटेटिव डीएनए का मतलब होता है कि हैप्लॉइड जो जीनोम प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में। रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस दैट आर प्रेजेंट इन मोर देन 1 कॉपी इन अ हैप्लॉइड जीनोम। तो उसकी एक से ज़्यादा कॉपी प्रेजेंट होंगी। रिपीटेटिव सीक्वेंस शो मोर रैपिड रीनेचुरेशन रेट देन नॉन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, यानी कि जैसे जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए, तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा रीनेचुरेशन शो करता है। यानी कि वो एक दूसरे के साथ टूटने के बाद ना एक दूसरे के साथ जो जुड़ने की कैपेसिटी है उनमें ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जिनके पास नॉन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है। जैसे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें नॉन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नहीं होता है। The proportion of the non-repetitive and repetitive DNA sequence varies widely
ये बहुत ज़्यादा वाइडली वेरिएट करता है। जैसे कि मैंने बताया, प्रोकैरियोट्स कंटेन ओनली नॉन रिपीटेटिव डीएनए, इनमें रिपीटेटिव डीएनए नहीं होता है। सिमिलरली इन लोअर यूकैरियोट्स मोस्ट ऑफ द डीएनए इज नॉन रिपीटेटिव। सिर्फ जो हायर यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो हाफ ऑफ द जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वो ऑक्यूपाइड होता है नॉन रिपीटेटिव, मतलब वो ऑक्यूपाई होता है रिपीटेटिव कंपोनेंट से। जैसे कि प्लांट और एनिमल एम्फीबियंस में जो रिपीटेटिव कंटेंट है वो 80% तक होता है। जो उनका जीनोम जो उनमें प्रेजेंट है उसका 80% तक उनमें क्या होता है, रिपीटेटिव ही प्रेजेंट होता है। In general, the length of repetitive DNA content tends to increase with overall genomic size. तो अब अगर मैं रिपीटेटिव डीएनए कंटेंट की बात कर रही हूँ तो वो इंक्रीज होता है उनके जीनोमिक साइज के साथ। जितना ज़्यादा जीनोमिक साइज उतना ज़्यादा रिपीटेटिव डीएनए कंटेंट। रीनेचुरेशन काइनेटिक्स फर्दर डिवाइड द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस इनटू टू जनरल कैटेगरीज। अब यहाँ पे जो रीनेचर होने की काइनेटिक्स है, यानी कि कितनी अच्छी तरीके से वो रीनेचर हो सकता है वापस से, ये हमने टू जनरल क्लासेस में हमने डिफाइन किया हुआ है। पहला है मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस मतलब कि जो मॉडरेट अमाउंट में रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है जो। अब जब हम हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो highly repeated DNA consists of very short sequence repeated many times in a tendon in large cluster। हाई रिपीटेटिव में क्या होता है कि शॉर्ट सीक्वेंस, यानी कि हमने यहाँ से यहाँ एक डीएनए में हमने यहाँ से यहाँ तक का एक सीक्वेंस लिया जो कि 100 बेस पेयर से लेस देन 100 बेस पेयर है, और वही फिर क्या हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है और ये क्या बना रहा है, लार्ज क्लस्टर्स बना रहा है। बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट रिपीटेटिंग यूनिट इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो नोन एज सिंपल सीक्वेंस डीएनए। अब क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल सीक्वेंस डीएनए भी कहते हैं। सच अ सिंपल सीक्वेंस डीएनए कैन ऑफन बी सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क ऑफ द क्रोमोसोम डीएनए। अब ये जो सिंपल सीक्वेंस है डीएनए का, इसको हम उस बल्क ऑफ क्रोमोसोम से आराम से सेपरेट कर सकते हैं, और जिस प्रोसेस से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेयर डिग्रेडेशन फॉलोड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन इन सीजियम क्लोराइड। तो ये याद रखना कि उसको हम शेयर डिग्रेडेशन से, पहले शेयर डिग्रेडेशन करेंगे उसका, उसके बाद शेयर डिग्रेडेशन कराने के बाद हम उसको डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो अब क्या है, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा कन्फिगरेशन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इन CsCl constituent मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डीएनए सेपरेशन। अब कोई भी एक इक्विलिब्रियम जो डेंसिटी ग्रेडियंट है उसमें जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं सीजियम क्लोराइड के साथ में, तो ये एक बहुत कॉमन सा मेथड है डीएनए सेपरेशन का। इट सेपरेट्स द डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन बायोन्सी डेंसिटी। अब ये जो डीएनए का सीक्वेंस है ये एक मतलब ये सेपरेट हो जाता है बायोन्सी डेंसिटी, मतलब कि उसकी उस सेंट्रीफ्यूज में फ्लोट करने की टेंडेंसी से। अब इसकी जो बायोन्सी डेंसिटी है जिसको हम रो कहते हैं ऑफ डबल स्टैंडर्ड CS प्लस डीएनए डिपेंड्स ऑन इट्स बेस कंपोजिशन। अभी जो बायोन्सी डेंसिटी है ये CS के साथ साथ उस डीएनए में भी डिपेंड करती है, उसका मतलब बेस सीक्वेंस क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एक यूनिट दी हुई है, रो इज इक्वल टू 1.660 प्लस 0.98, और ये क्या है, ग्वानिन और साइटोसिन है।
तो distinctive base composition of simple sequence DNA and thus difference in Bionce density result in the formation of satellite to the main DNA band. तो ये जो सिंपल DNA सीक्वेंस है जिसकी एक डिफरेंट बायोन्स डेंसिटी होती है, ये मतलब ये रिजल्ट क्या करता है कि जो मेन DNA बैंड होता है उसके ऊपर ये क्या होता है, एक सैटेलाइट की फॉर्मेशन कर देता है. द सीक्वेंस ऑफ दिस DNA इज नोन एज सैटेलाइट DNA. इसके सीक्वेंस को हम सैटेलाइट DNA कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन माउस DNA इज सेंट्रीफ्यूज्ड. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमने एक माउस यानी कि एक चूहे का जो है DNA उसको हमने डेंसिटी ग्रेडियंट कराया उसका, तो हमें दो बैंड मिले, एक तो मेन बैंड और दूसरा सैटेलाइट बैंड. जो मेन बैंड है वो 92% ऑफ द जीनोम है, इज सेंटर्ड ऑन अ बायोन डेंसिटी. उसकी जो बायोन से डेंसिटी है वो इतनी है. उसके बाद जो स्मॉल पेयर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8% ऑफ जीनोम जिनकी बायोन से डेंसिटी इतनी है. तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये दिया हुआ है ग्राफ, ये हमारे पास सैटेलाइट DNA है और ये मेन बैंड है. तो ये जो सैटेलाइट DNA है स्पीसी का, अ जीनोम सीक्वेंस कैन कंटेन सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट DNA. एक सिंगल जीनोम में बहुत अलग अलग तरीके के सैटेलाइट DNA प्रेजेंट हो सकते हैं, ईच विद अ डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट. हर किसी में कुछ डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट हो सकती है. These units being anything from less than 5 to more than 5 to less than 200 base pair. Satellite DNA sequence generally are not transcribed and located most often in heterochromatin associated with the centromeric region of chromosome. अब ये जो सैटेलाइट DNA है ये ट्रांसक्राइब नहीं होता है. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि एक होता है ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है mRNA की फॉर्मेशन, और mRNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन होता है ट्रांसलेशन. तो ये जो ये वाला जो सैटेलाइट DNA होता है ये हेट्रोक्रोमेटिन के साथ एसोसिएटेड होता है, इसीलिए ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो जो सैटेलाइट जो और ये क्या बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं मैनी यूकैरियोटिक जीनोम्स में और प्रेजेंट होते हैं, मतलब सैटेलाइट्स यूकैरियोटिक जीनोम में. दे मे बी आइदर हैवियर और लाइटर देन द मेन बैंड. अभी स्पीसी टू स्पीसी डिपेंड करता है. सैटेलाइट जो DNA होता है, सैटेलाइट जो जीनोम होता है ये हैवियर भी हो सकता है, ये लाइटर भी हो सकता है. वन टाइप ऑफ ह्यूमन सैटेलाइट DNA, द एल्फॉइड DNA रिपीट्स फाउंड इन द सेंट्रोमेयर रीजन ऑफ क्रोमोसोम. तो ये जो एल्फॉइड DNA होता है ये सेंट्रोमेयर रीजन में क्या होता है, रिपीट होता हुआ पाया गया है. ह्यूमन जीनोम DNA फॉर्म्स अ मेन बैंड. जो ह्यूमंस में जो मेन बैंड होता है वो 1.701 का होता है. एंड 3 सैटेलाइट बैंड्स जो होते हैं, 3 सैटेलाइट बैंड्स जो हैं इसमें वो 1.687, 1.693 एंड 1.697 687 और 697 इनमें इनकी जो फ्रैक्शनल डेंसिटी ग्रेडियंट है उस डेंसिटी में हमको मिलते हैं. अब उसके बाद दो तरीके की सैटेलाइट DNA होती हैं, एक होती है मिनी सैटेलाइट और एक होती है माइक्रो सैटेलाइट. जो मिनी सैटेलाइट होती हैं और माइक्रो सैटेलाइट होती हैं ये होती हैं टेंडली रिपीटेड DNA ऑल्सो classed as satellite DNA but not appearing in satellite band on density gradient. तो ये जो सैटेलाइट DNA, मिनी सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट, ये जो DNA सीक्वेंस होते हैं ये रिपीट तो होते हैं बट ये किसी भी सैटेलाइट बैंड में डेंसिटी ग्रेडियंट के नहीं आते हैं. मिनी सैटेलाइट्स फ्रॉम क्लस्टर अप टू 20 kb इन लेंथ with 20 to 50 repeat unit containing 15 to
अबाउट 100 बेस पेयर। उसके बाद टीलोमेरिक डीएनए विच इज़ ह्यूमन कंप्राइजेस 100 ऑफ कॉपीज ऑफ मोटिव 5 जो कि इसका सीक्वेंस दिया हुआ है वो मिनी सैटेलाइट है, और माइक्रो सैटेलाइट क्लस्टर आर शॉर्टली। इतना सा टिपिकल माइक्रो सैटेलाइट कंसिस्ट ऑफ इतना इतना रिपीटिंग। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जो हमारा ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम खुलता क्यों नहीं है? उसके पीछे का रीज़न होता है कि जो इसके ये है टीलोमेयर है ना, वो इस तरीके से, मतलब ऐसे 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 करके ये इस तरीके का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये है इसका सेंट्रोमेयर, ये है सेंट्रोमेयर। अब ये जो है ना यहाँ पे ये वाला जो डीएनए प्रेजेंट है टीलोमेयर में, ये इसका जो सीक्वेंस होता है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे। वो होता है ये, और ये क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो इस तरीके का ये क्लस्टर बनाता है ताकि ये जो क्रोमोसोम है ये खुले ना। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है। तो ये है, ये जो बनाता है वो होता है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट। और ये कितने बेस पेयर होते हैं इसमें? 15 to 100 बेस पेयर होते हैं इसमें। और ये है टीलोमेरिक डीएनए जो यहाँ पे टीलोमेर्स में प्रेजेंट है, जो है डीएनए। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेजर क्लासेस ऑफ टेंडली रिपीटेड ह्यूमन डीएनए। सैटेलाइट डीएनए मेनली एट सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर में जो प्रेजेंट होगा। अल्फा सैटेलाइट कहाँ पर प्रेजेंट होगी? सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन में। बीटा सैटेलाइट सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन में सम क्रोमोसोम के। मिनी सैटेलाइट ऊपर टीलोमर्स में, और माइक्रो सैटेलाइट डिस्पर्स थ्रू आउट ऑल क्रोमोसोम। तो इतने तरीके की क्या होती हैं, ये जो है क्लास हैं डीएनए के सैटेलाइट्स की। Now we have the next is DNA fingerprinting. Now we have DNA fingerprinting. What's DNA fingerprinting? DNA fingerprinting को हम कहते हैं DNA टेस्टिंग, DNA टाइपिंग और DNA प्रोफाइलिंग. It's a technique used to distinguish between individuals of the same species, usually only सैम्पल्स ऑफ देयर डीएनए. तो ये जो टेक्निक है ये हमें हेल्प करती है जो डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं सेम स्पीसी के, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए. द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एवरीवन्स डीएनए इज सेम. अब जो केमिकल स्ट्रक्चर है जैसे कि थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, सम यूरासिल, दिस इज सेम इन एवरीवन्स. लेकिन जो डिफरेंस है हर एक इंसान में वो यही होता है कि इनका जो ऑर्डर होता है इनके बेस पेयर्स का. हेंस एवरी पर्सन वुड बी आइडेंटिफाइड सोलिली. हर इंसान को हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्हीं बेस पेयर्स के सीक्वेंस से. ऑल्दो टू इंडिविजुअल्स विल have the vast majority of their DNA sequence in common. तो जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनमें वास्ट मेजॉरिटी में डीएनए सीक्वेंस की वो सेम होगी. डीएनए प्रोफाइलिंग exfoliates highly variable repeated sequence called VNTRs, variable number tandem repeat. जो ये है हम इसमें यही देखते हैं. जो VNTR होते हैं वो जनरली टर्म्ड होते हैं माइक्रो सैटेलाइट में, और जो मिनी जो सैटेलाइट्स होती हैं उसमें, बट ऑफन लूजली टू मीन द मिनी सैटेलाइट क्लासेस. तो ये जनरली माइक्रो सैटेलाइट में प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो मिनी सैटेलाइट के VNTRs होते हैं वो लूजली
वो ज़्यादा लूज़ होते हैं to the mini satellite class. Within a species, the nucleotide sequence of the repeat unit composing VNTR are highly conserved among individual. तो कुछ स्पीसीज़ में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो रिपीट होता है VNTR में, वो हाईली कंजर्व्ड होता है individuals के अंदर. However, difference in the number of repeats and thus in the length of simple sequence tandem array containing the same repeat unit are quite common among individual. These DNA polymorphism form the basis of DNA fingerprinting. अब ये जो DNA है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और ये जो है इसी को हम मतलब रिपीटिंग सीक्वेंस में हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म. ये जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की. द हाई वेरिएबिलिटी इन मिनी सैटेलाइट मेक्स द स्पेशली यूजफुल फॉर जीनोमिक मैपिंग. जो हाईली वेरिएबल है मिनी सैटेलाइट की मतलब स्पेशली जीनोमिक मैपिंग में, बिकॉज देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल विल वेरी इन देयर एलेल एट सच अ locus. In human chromosome, many VNTR region are broadened by restriction endonuclease site on either side. Humans में जो VNTR region है वो restriction endonuclease से border होते हैं. Alleles of a given VNTR differ from each other. जो alleles होते हैं VNTR के वो एक दूसरे से अलग होते हैं. उनका जो सीक्वेंस होता है वो भी और साइज भी बाय the restriction endonuclease giving rise to nearly unique RELP pattern. और ये क्या करता है, क्योंकि एलेल्स अलग हैं इसीलिए इनका साइज़ और सेगमेंट अलग होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं मतलब यूनिक एलेल पैटर्न्स देते हैं. और यूनिक जो पैटर्न देते हैं वो होता है RFLP पैटर्न. दिस इज़ द बेसिस ऑफ टेक्निक नोन एज DNA फिंगरप्रिंटिंग. तो अभी ये जो डायग्राम है हम इसे समझते हैं. इसमें है ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2 है. ये क्लीवेज हुआ, ये बना दो हैं, ठीक है. जो ये प्रोजेनी है alleles may differ in number of repeating VNTR locus, so that cleavage on either side generation restriction and fragment differ in length में differ कर रहे हैं. By using mini satellite, while allele that differ between parents, the pattern of inheritance can be followed. तो ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो हो सकता है. ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है. ये उनका क्या है, ये हमने उनके जीनोमिक सीक्वेंस निकाले. अब ये हम इसमें जो प्रोजेनी है, जब हम प्रोजेनी ले रहे हैं तो दे आर नियरली इक्वल. आइदर दे आर मैचिंग टू द पेरेंट 1 और आइदर इट इज़ मैचिंग टू पेरेंट 2. सो दैट्स हाउ इट इज़. Within this technique, forensic scientist has been able to find missing person. इसी टेक्निक से किसी मिसिंग पर्सन को हम ढूंढते हैं फोरेंसिक साइंस वाले. और कोई भी जो चाइल्ड है वो उस इंडिविजुअल का है या नहीं है ये भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं. और कोई भी इंसान अगर किसी के हम देखते हैं कि कोई इंसान गिल्टी है उस क्राइम के लिए और ही और शी जिसके लिए अक्यूज़ किए गए, जिसके लिए उन पे इल्ज़ाम लगा है वो उसमें है या नहीं है, मतलब एक रीज़नेबल जो है ये एक मतलब रिलायबल एक भरोसेमंद एक तकनीक है. तो दैट्स हाउ इट इज़. The question here is you have given 2 unlabeled tubes. 2 हमें unlabeled tubes दिए हैं और एक में ह्यूमन का DNA है और जो दूसरा वाला ट्यूब है उसमें जो है
जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए है वो प्रेजेंट है। अब हमें ये बताना है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉट एनालिसिस हम उन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें है कि द कॉट कर्व फॉर ह्यूमन डीएनए वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। वो कैसे कि ह्यूमन का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया कॉट कर्व इन कंपैरिजन टू plasmid DNA? The curve for plasmid would be similar to that observed with E. coli DNA. जो प्लाज्मिड का कर्व है वो सिमिलर होगा ई कोलाई से, सिंस इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ सिंगल कॉपी डीएनए सिमिलर टू ई कोलाई। लेकिन जो उसमें प्लाज्मिड है वो सिमिलर होगा ई कोलाई के, जो ई कोलाई का डीएनए सीक्वेंस होगा उससे। तो जो ह्यूमन का कर्व है वो उसमें ज़्यादा स्लोप्स आएंगे और उसमें हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंट क्लास के डीएनए प्रेजेंट हैं, और जबकि ई कोलाई में सिर्फ सिंगल क्लास का डीएनए प्रेजेंट है। सो दैट्स हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन डीएनए ऑफ ह्यूमन एंड एन बैक्टीरियल डीएनए. Now the next topic we have is moderately repetitive sequences. Moderately repetitive DNA sequences. DNA consists of a relatively shorter sequence that are repeated typically. तो जो moderate repetitive sequence है DNA का उसमें जो repeated जो units हैं वो 10 से लेके thousands तक हैं जीनोम में. These sequences are dispersed throughout the gene. और ये जो सीक्वेंस है ये पूरे जीन में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. A significant fraction of the moderately repetitive DNA consists of mobile DNA element, transposable element, short sequence of DNA that have the ability to move to new locations in the genome or to make additional copies of themselves. और ये जो DNA है वो मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स होते हैं इसमें वो प्रेजेंट होते हैं. और जो डीएनए होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो नए लोकेशंस पे मूव कर सकता है और वहाँ पे जाके एडिशनल कॉपीज़ अपनी बना सकता है. हाउएवर मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट मूव ओनली वेरी रेयरली. ये एबिलिटी होती है उनके पास कि वो मूव कर सकते हैं बट वो बहुत रेयरली मूव करते हैं. ट्रांसपोजोन्स आर कंसीडर्ड एज सेल्फिश DNA, which is defined as sequence that do not contribute to the genotype of organism but propagate within genome. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो उसका जो सीक्वेंस है वो किसी भी जीनोटाइप में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बट वो क्या करता है उस जीनोम में वो प्रोपगेट करते रहता है. मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स. अब ये जो मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं? मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स आर मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस इंटरसेप्टेड एट मल्टीपल साइट थ्रू आउट द जीनोम. जो मोबाइल डीएनए एलिमेंट होते हैं वो मॉडरेट अमाउंट में रिपीट करते हैं और ये बहुत सारी साइट्स पे इंटरसेप्टेड होते हैं. जीनोम जनरली कंटेन मैनी वेराइटी ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स. जो एक जीनोम होता है उसमें बहुत सारी वेराइटी के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं. मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स इनकोड्स एंजाइम. जो मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स होते हैं उसमें इस तरीके के एंजाइम होते हैं that can insert their sequence into new sites in genomic DNA, जो कि नए सीक्वेंस पे
अपने आप को अपना जो डीएनए है, अपना जो एंजाइम है, उसको नई साइट पे वो नई जीनोमिक डीएनए पे क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच दीज सीक्वेंस आर कॉपीड एंड इंसर्टेड इनटू न्यू साइट इन द जीनोम इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें वो अपने सीक्वेंस को कहीं नई पोजीशन पे कॉपी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। मोबाइल डीएनए एलिमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। मोबाइल डीएनए एलिमेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रांसपोजोन्स एंड एक होता है रिट्रोपोजोन्स। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं दैट ट्रांसपोज टू न्यू sites directly as DNA are called transposons। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं जो डायरेक्टली नई साइट में डीएनए की ट्रांसपोज हो जाते हैं, उनको हम ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। एंड सम ट्रांसपोजोन्स मूव बाय अ कंजर्वेटिव प्रोसेस। और कुछ जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो एक कंजर्वेटिव प्रोसेस के थ्रू होते हैं, विच इन्वॉल्व्स द एक्सक्रीशन ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन फॉलोड बाय इंटरसेक्शन इंसर्शन एल्सवेयर। और जो कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी जो ओरिजिनल साइट है, सीक्वेंस है, वहाँ पे नहीं जबकि कहीं और पे जाके क्या होते हैं, री इंसर्ट होते हैं। सो कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन इन्वॉल्व्स चेंज इन पोजिशन ऑफ ट्रांसपोज पोजोन। जो सेकंड वाला है उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपोजोन की जो पोजीशन है वो चेंज होती है इन द जीनोम के अंदर बिना उसकी कॉपी को इंक्रीज किए हुए। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोजिशन कॉल्ड replicative ट्रांसपोजिशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कॉपी नंबर। और जो दूसरी होती है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन, उसमें क्या होता है कि कॉपी नंबर जो है वो बढ़ती है, वो इंक्रीज होती है। इन दिस प्रोसेस द ओरिजिनल ट्रांसपोजोन्स रिमेन इन सेम प्लेस वाइल अ कॉपी इज इंसर्टेड एट न्यू पोजिशन। तो इसमें जो अब हम पहले देखते हैं, जैसे कि ये एक डीएनए का सीक्वेंस है जो हमने पहला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव में क्या हुआ कि ये डीएनए का सीक्वेंस यहाँ से निकला और इसी चेन में यहाँ पे जाके ऐड हो गया। तो इसमें कोई भी ऐड मतलब नया कहीं बाहर से नहीं आया, वो उसी चेन में जाके ऐड हो गया। तो ये क्या है, कंजर्वेटिव टाइप का है। जबकि रेप्लिकेटिव में क्या है कि वो एक नई कॉपी को इंसर्ट कर रहा है। तो ये है कंजर्वेटिव में, जैसे ये है, ये यहाँ से मूव होके यहाँ चला गया, बट रेप्लिकेटिंग में इट इज़ फॉर्मिंग अ न्यू रेप्लिका। So transposable element that are first transcribed into RNA copy of the element, which then is reverse transcribed into DNA is called retrotransposition। और retrotransposition क्या होता है कि जो पहले वो है, वो पहला क्या होगा, पहले RNA की कॉपी बनाएगा और RNA की कॉपी बनाने के बाद वो फिर वापस क्या बना रहे हैं, DNA को ट्रांसक्राइब कर रहा है। तो ये क्या हो गया, retrotranspositions। Now we have a figure in which we have given mobile element are of two types। दो तरीके के मोबाइल एलिमेंट होते हैं। एक होते हैं ट्रांसपोजोन जो कि इंटरमीडिएट जिनका क्या है डीएनए, एंड रिट्रोपोजोन्स फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए मॉलिक्यूल which then in reverse transcribed into double standard DNA। In both cases double standard DNA intermediate is integrated into target site DNA। तो डीएनए ट्रांसपोर्ट पोजोन्स क्या होते हैं, एक कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होता है, और जो रिट्रो ट्रांसपोजोन होता है वो एक कॉपी और पेस्ट मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है ये डोनर डीएनए है, इसमें क्या हुआ है कि इंसर्ट हुआ है और इसमें क्या हुआ है, रिट्रो ट्रांसपोजोन हुआ है। तो ये प्रोसेस क्या है कि पहले वो आरएनए बनाएगा, आरएनए इंटरमीडिएट बनाएगा और फिर उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वो डीएनए बनाएगा। और इसमें डायरेक्टली क्या हो रहा है, डोनर डीएनए आ जा रहा है।
ये डीएनए इंटरमीडिएट है। फिर डीएनए इंटरमीडिएट से ये जो है ये टारगेट डीएनए जो है ये इस पे क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है इस चेन पे। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरियल मोबाइल एलिमेंट्स। मोस्ट मोबाइल एलिमेंट इन बैक्टीरिया ट्रांसपोज डायरेक्टली एज डीएनए। जितने भी मोबाइल एलिमेंट हैं बैक्टीरिया में वो डायरेक्टली डीएनए के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मोबाइल एलिमेंट इन यूकैरियोट्स, जबकि जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं यूकैरियोट्स में वो क्या होते हैं, वो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं। यूकैरियोट्स में रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं। बोथ टाइप्स जनरली प्रोड्यूस शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट्स एट द साइट ऑफ इंसर्शन। जो दोनों तरीके के हैं वो जनरली प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट, मतलब बहुत शॉर्ट रिपीट्स जनरेट करते हैं। वाइल जो फ्रैंक द एलिमेंट द मोबाइल एलिमेंट विच फ्रैंक द मोबाइल एलिमेंट फ्लैंक द मोबाइल एलिमेंट, मतलब कि छोटी छोटी साइट्स पे रेप्लिकेट होके इजी मैकेनिज्म करते हैं ये एलिमेंट का। अब जो छोटा पार्टिकल होगा उसको मूव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इट कैन ईजीली मूव। द लेंथ ऑफ डायरेक्ट रिपीट्स डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ मोबाइल एलिमेंट। तो जो लेंथ है डायरेक्ट रिपीट की वो उस मोबाइल एलिमेंट पे डिपेंड करती है। इंसर्शन सीक्वेंस आर मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम जीनोम। सो जो इंसर्शन सीक्वेंस होते हैं ये बहुत कॉमन टाइप के ट्रांसपोजोन है। द जनरल स्ट्रक्चर of IS element in diagram is in 9.6. An inverted repeat usually containing about 50 base pairs invariable in present at each element of insertion sequence between the inverted repeat in protein coding